हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। एनसीईटी 2026 टीचिंग एप्टीट्यूड के नए सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यूनिट 1 का ये सेकंड टॉपिक है बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट सिस्टम में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम होता था, क्या उनकी टीचिंग्स हैं, ये सारे कुछ हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। इससे पहले का सेशन जो कि ज्ञान परंपरा पर था, आपने अगर नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट सेक्शन में टीचिंग एप्टीट्यूड की जो न्यू प्लेलिस्ट है 2026 की, उसको स्टार्ट करें। ओके, सो आज का जो सेशन होने वाला है उसकी आउटलाइन देखने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फॉर एनसीईटी प्रिपरेशन, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टडी मटेरियल और रेगुलर अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट के लिए आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सेशन के रोड मैप की। बहुत ही क्रिस्प और क्लियर रखने वाले हैं। बात ये भी करेंगे कि भाई न्यू एजुकेशन सिस्टम आने की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा तो चल रहा था, ज्ञान परंपरा में गुरुकुल सिस्टम था, जरूरत क्या पड़ी कि बुद्धिज्म जैसा सिस्टम आया। ओके, तो सबसे पहले गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में समझेंगे। कौन थे, कौन इनके माता पिता थे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर इनकी जो कोर फिलोसॉफी थी बुद्धिज्म की उसके बारे में जानेंगे। उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, 4 नोबल ट्रुथ्स एंड अष्टांगिक 8 पाथ्स। क्या है जानेंगे इसको। स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, कैसे क्या स्ट्रक्चर बनाया था इन्होंने एजुकेशन का। एडमिशन के रूल्स, रिचुअल्स, कैसे एडमिशन दिया जाता था, कैसे पास आउट किया जाता था बच्चों को। करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स क्या थी, क्या पढ़ाया जाता था, कैसे पढ़ाया जाता था, है ना। देखो, जो पढ़ाया जाता है उसको सिलेबस कहते हैं, बट करिकुलम क्या होता है, ये एक ब्रॉड टर्म है। इसमें क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्लासेस स्कूल में क्या क्या करवाया जाता है, ये सब मिल करके करिकुलम बनाता है। फेमस यूनिवर्सिटीज क्या थी उस समय की, नालंदा, तक्षशिला, और फिर कुछ एग्जाम से रिलेटेड की पॉइंट्स जो पूरे सेशन में हम लोग देखेंगे, उनको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनकी लाइफ का कॉन्टेक्स्ट समझें कि गौतम बुद्धा कौन थे। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताने वाली हूँ, आपके सामने कुछ स्पेसिफिक बातें बताऊंगी, उसको नोट करते चलना। जो बोर्ड पर है और जो मैं बोल रही हूँ, दोनों चीजों पर आपको ध्यान रखना है। तो गौतम बुद्ध जो है, उनका ओरिजिनल नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम था। ओके, और ये शाक्य क्लैन, मतलब कि इनके माता पिता जो हैं वो कौन थे, राजा थे। कहाँ के राजा थे, किंग शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, और माता का नाम क्या था, माया। शाक्य क्लैन के ये थे। ठीक, नाउ थे तो राजघराने के राजकुमार थे, तो इन्हें बड़ा ही सहेज करके सारी चीजों से दूर, सिर्फ बोलते हैं ना लाइफ का अच्छा ब्यूटीफुल पार्ट दिखाया जाता है। बट एक दिन इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब इन्होंने 4 सत्य देख लिए, 4 ग्रेट साइट्स जिसको हम बोलते हैं। 4 ऐसे दृश्य इन्होंने देख लिए कि इनका जीवन के प्रति जो सोच थी वो पूरी बदल गई। वो 4 कौन सी चीजें इन्होंने देख ली, चलो इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज जो आपके सामने है, 4 महान दृश्यों में से एक बूढ़ा व्यक्ति। इन्होंने देखा कि अच्छा, इंसान बूढ़ा भी होता है, और बूढ़ा है तो कितना दुख है। फिर इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देख लिया कि एक बीमार व्यक्ति को कितना दुख होता है। एक मरे हुए व्यक्ति को देख लिया, और एक शांत तपस्वी को इन्होंने देखा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरा हुआ आदमी, और एक शांत तपस्वी को इन्होंने देखा। और ये देखने के बाद इनकी सोच लाइफ के लिए पूरी तरह से बदल गई। इन्होंने अपने जीवन की जितनी भी लग्जरी थी, सारे सुख त्याग कर एट द एज ऑफ 29 ये चले गए राजमहल को छोड़ करके, कि भाई इन दुखों का अंत कैसे होगा, ये तो समझना पड़ेगा, इसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा, है ना। सो टू अटेन एनलाइटमेंट एट द, तो ये निकल गए। अब ये समझो कि सालों तक, ऐसा नहीं है कि अभी निकले और 2 साल बाद इनलाइटमेंट हो गया या ज्ञान प्राप्त हो गया, नो। निकलने के बाद वर्षों तक ये भटकते रहे, दुखों का अंत कैसे होगा सोचते रहे। पर अंततः अंततः कहाँ पर, बोध गया में, ठीक है,
बोध गया में इन्होंने मध्य मार्ग खोजा, क्या कहते हैं, मिडिल पाथ जिसको, मध्य मार्ग खोजा। बिहार के बोध गया में बोधि ट्री के अंदर और नीचे बैठ करके वहां पर इन्हें इनलाइटमेंट मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर इन्होंने मिडिल वे बताई लोगों को कि एक मध्य का रास्ता है, दुखों का अंत तो नहीं हो सकता। मतलब आप सोचो कि आज ये कोई दुख है तो ऐसे खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इन्होंने बोला कि एक कुछ रास्ते हैं, उन रास्तों पर आपको चलना होगा, तभी आपके दुखों का अंत होगा। ठीक है, ऐसा कोई झटके में कोई काम नहीं होने वाला है कि अच्छा इसके लिए ऐसा कर दो, उसके लिए वैसा कर दो, दुखों का अंत हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ही टॉट द मिडिल वे। ठीक है, याद रहेगा, बिहार के बोध गया में बोधि ट्री के नीचे इनको इनलाइटमेंट मिला। किस चीज का? मिडिल वे का, कि दुखों का अंत कैसे होगा उस चीज का। ठीक है, तो इनकी जो कोर फिलोसॉफी थी उसके दो मेजर पॉइंट हैं। वो क्या है? सबसे पहला, फोर नोबल ट्रुथ, आर्य सत्य जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्य सत्य। ठीक, और दूसरी चीज इन्होंने बताई एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग जिसको हम कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम फोर नोबल ट्रुथ्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर नोबल ट्रुथ्स क्या है, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज सफरिंग, इन्होंने बोला सबसे पहला सत्य इन्होंने क्या बोला कि देयर इज सफरिंग। देखो, दुख है, संसार है तो दुख है। ओके, फिर दूसरी चीज इन्होंने बोली देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, दुख तो है पर दुख का कोई कारण भी है, दुखा समुदय, दुख है और दुख का कोई कारण है। ठीक, देयर इज अ वे टू एंड सफरिंग, इस सफरिंग को, इस दुख को एंड किया जा सकता है, दुखा निरोधा, दुख का अंत हो सकता है। और चौथी बात इन्होंने बोली कि दुख का अंत करने के लिए एट फोल्ड पाथ पर चलना होगा। ठीक है, क्या बोला? पहली चीज दुख है, सफरिंग है, सफरिंग का कारण है, कारण का, सफरिंग का अंत हो सकता है, अंत के लिए आपको एट फोल्ड पाथ पर चलना होगा, दुखम निरोधा मार्ग। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक भाई। अब ये बात हो गई तो उन्होंने कहा कि अब एट फोल्ड पाथ भी तो बताने पड़ेंगे। हमने तो कह दिया कि कुछ आठ रास्ते हम बताएंगे जिन पर अगर आप चलोगे तो आपको दुख नहीं होगा। ठीक है, तो कौन से वो आठ रास्ते हैं? एट पाथ, अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने बोला अगर इंसान अपने जीवन में राइट व्यू मतलब सही नजरिया रखता है, राइट रिजॉल्व सही संकल्प करता है, राइट ऑक्यूपेशन सही पेशा करता है, राइट स्पीच सही वाणी रखता है, ओके, राइट बिहेवियर सही व्यवहार रखता है, राइट एफर्ट सही कोशिश करता है, राइट कंटेम्पलेशन सही सोच रखता है, और राइट मेडिटेशन सही ध्यान रखता है, तो उस इंसान को कभी भी सफरिंग नहीं होगी। ये आठ रास्ते हर एक इंसान को अपने जीवन में अपनाने चाहिए, दुखों से बचने के लिए, सफरिंग से बचने के लिए, ये बुद्धिज्म में बताया गया है। तो चार नोबल ट्रुथ एंड एट अष्टांगिक मार्ग आपको याद रखना है। बाकी बुद्धिज्म की जो है बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है अभी तक? है ना? चलो, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इधर आ जाते हैं, एम्फेसिस ऑन कर्मा। इनका ये कहना है कि जोर किस पर दिया है इन्होंने? कर्म, जैसे कर्म करोगे वैसा प्रभाव पड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, गोल क्या है? निर्वाणा, जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है इनके अकॉर्डिंग? निर्वाण, मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। देखो, सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर इंसान का क्या है? मौत, है ना, मरने से डरते हैं। ठीक, तो ये जो जन्म पुनर्जन्म, ये जो साइकिल है, इसके डर, इसको अगर आप ब्रेक कर दोगे, ठीक है, देन यू विल गेट द निर्वाण। ठीक है,
तो शांति की स्थिति कब प्राप्त की जाती है? जब आप बर्थ साइकिल को ब्रेक कर देते हो। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, ऐसा लिख लो इसको, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। ठीक है, याद रहेगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। और ये 8 फोल्ड पाथ और 4 नोबल ट्रुथ मैं आपको बता चुकी हूँ उधर अलग से। अब हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के स्ट्रक्चर की। तो जैसे मैंने कहा था कि देखो, कोई भी नई चीज कब आती है? जब पुरानी चीज में कुछ हमें गलतियां, खामियां नजर आती है ना। आप नया फोन या कोई नई चीज आपकी लाइफ में कब आप लेते हो? जब आपको पुरानी चीज या तो खराब हो गई है, या कुछ गलती है, कुछ कमी है उसमें, ठीक है, सुधारी जा सकती है तो उसमें सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। नहीं सुधारी जा सकती तो अल्टीमेटली हमें नई चीज लानी पड़ेगी। बस वही यहाँ पर भी हुआ। देखो क्या था, जो गुरुकुल था, जो ज्ञान परंपरा थी, उसमें कास्टिज्म बहुत ज्यादा था। कास्टिज्म वो 4 होते हैं, है ना, आप सभी लोगों को पता है कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ज्ञान परंपरा गुरुकुल वाला सिस्टम था, उसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, बाकी के जो 2 कैटेगरी के लोग थे उन्हें शिक्षा नहीं मिलती थी। प्लस ये जो शिक्षा थी ये इंडिविजुअलिस्टिक थी। एक अकेले एकांत में एक जन ऐसे पढ़ाई कर रहा है, कुछ इस तरह थी। जबकि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल पलट गया। कैसे? नेचर क्या था एजुकेशन सिस्टम का? ऑर्गेनाइज्ड एंड कलेक्टिव। यहाँ पर संघ होता था, वहां पर एक गुरु होते थे, यहाँ पर एक संघ होता था, एक मॉन्क का ग्रुप होता था। ठीक है, भिक्षुओं का, मॉन्क मतलब भिक्षुओं का ग्रुप होता था जो इस शिक्षा व्यवस्था को चलाते थे। ठीक, अब गुरुकुल कहा जाता था वहां पर। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को क्या कहा जाता था? मठा या विहार कहा जाता था। मठ या विहार कहा जाता था। ये विहार या मठ कौन चलाते थे? संघ चलाता था। संघ कौन? ग्रुप ऑफ मॉन्क, दैट इज संघ। ठीक है, तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कलेक्टिव वे में चलाया जाता था। इट इज ऑल्सो रेसिडेंशियल सेंटर फॉर लर्निंग। यहाँ पर भी रहकर ही सारी चीजें सीखते थे। उनके कुछ रूल होते थे, वो फॉलो कर रहे होते थे। वो क्या थे, हम उस पर बात करेंगे। कंबाइंड रिलीजियस और सेक्युलर भी था। सेक्युलर मतलब कि जात पात वाली बात यहाँ पर नहीं थी, कोई भी आकर के इसमें एडमिशन ले सकता था। ठीक है, डिपार्टेड फ्रॉम वैदिक इंडिविजुअल सिस्टम। तो इंडिविजुअल सिस्टम से ये ग्रुप एजुकेशन की तरफ गया। ठीक, ये इसके कोर फीचर थे। समझ में आई बात? इंस्टीट्यूशन को क्या कहते थे? मठ या विहार कहते थे। कौन चलाता था इसको? ग्रुप ऑफ मोंक चलाते थे, जिसको हम संघ कहते हैं ना, संघ। ठीक, एडमिशन रिलीजियस और सेक्युलर बेसिस पर रहता था। अब बात करते हैं एडमिशन रूल। एडमिशन कब मिलता था? देखो, हमारे यहाँ जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें एडमिशन के प्रोसीजर को क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार। याद रख लेना, ये मैं पिछली बार बताना भूल गई। उपनयन संस्कार कहते हैं उसको, है ना, जिसमें जनेऊ पहनाई जाती है। तो वो भिक्षा ले करके गुरु की शरण में चले जाते हैं। सेम चीज यहाँ पर बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है? पबजा। पबजा, पबजा मत समझ लेना आप लोग। ये पबजा नहीं तो कुछ लोग बोले पब जा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डिनेशन, पहली बार एंट्री होगी एट द एज ऑफ 8। ठीक, स्टूडेंट बिकम शर्मना। क्या कहा जाता है उनको? शर्मना। ठीक है, ओथ क्या होता था? बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह की वो ओथ मतलब कसम खाते थे। अब यहाँ पर पूरे 12 साल की पढ़ाई होती थी। कितना ड्यूरेशन? कोर्स ड्यूरेशन क्या था? 12 ईयर का कोर्स होता था। 20 साल में उसकी पढ़ाई पूरी होती थी। और फाइनल ऑर्डिनेशन जो होता था उसको क्या कहा जाता था? उपसंपदा। उपसंपदा।
उपसंपदा कहा जाता था। स्टूडेंट बिकम भिक्षु, मॉन्क बन जाते थे वो, एंड दे हैव टू फॉलो द 10 स्ट्रिक्ट रूल्स, उन्हें 10 रूल फॉलो करने पड़ते थे। ठीक है, राइट। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ये 10 रूल्स कौन से थे। अगर हम ये बात करें तो वायलेंस नहीं करना है, हालांकि इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है, तो 10 रूल उनको फॉलो करने पड़ते थे। वायलेंस नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, लग्जरी का यूज नहीं करना है, म्यूजिक डांस में नहीं जाना है, पीठ पीछे बुराई नहीं करना है, बैक बाइटिंग नहीं करना है ना, ठीक है। और जो है प्रोहिबिटेड आइटम्स, सिगरेट या मदिरा पान, ऐसी कोई चीजें आपको नहीं करनी है जिससे नशा आता हो, ठीक। परफ्यूम्स का यूज नहीं करना है, गोल्ड और सिल्वर वेयर नहीं करना है, ऐसे उनके कुछ 10 रूल होते हैं। हमें खैर उस पर नहीं जाना है, 10 शिक्षा पदानी उसे कहा जाता है, वो नोट्स में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो करिकुलम कैसा होता था, इनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो 3 पार्ट में बटी हुई थी। सबसे पहला था प्राइमरी एज 6 to 12, जहां पर 3 hours and 49 अल्फाबेट सिखाए जाते थे। टेक्स्ट बुक जो थी वो कौन सी थी, सिद्धरस्ट, ठीक। फिर उसके बाद आता था हायर एजुकेशन। अब ये लिखो यहाँ पर, प्राइमरी जो 6 to 12 एज में होता था, यहाँ पर 3 hours का मतलब क्या हुआ, 3 hours का मतलब है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। लिखो वहां पर रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक, इस पर ध्यान दिया जाता था। तो दैट इज अ 3 hour, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर है हायर एजुकेशन। एज 12 to 20 के बीच में ये पढ़ाया जाता था, कई बार 25 तक भी ये एक्सटेंड होता था। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्टडी कराई जाती थी, जैसे कि ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, है ना, मिलिट्री, वोकेशनल एजुकेशन, वीविंग, डाइंग, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती थी हायर एजुकेशन में। फिर भिक्षुक लेवल जो है सबसे हाईएस्ट लेवल होता था, भिक्षु लेवल, स्टडी ऑफ 3 पिटिका, 3 पिटिका, 3 पिटिका इन्हें सिखाई जाती थी, सुत्ता, विनया एंड अभिधम्मा। ये 3 किताबें हैं, आप समझ लो, ठीक है। ये पढ़ाई जाती थी भिक्षु लेवल पर, ओके। तो कभी आता है कि वही 3 पिटिका क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये 3 पिटिका अपने आप में 8 साल की पढ़ाई होती थी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक चीजें हो गई, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके सामने लिखती चल रही हूँ। आगे चलो, मेथड्स क्या थी पढ़ाने की। सबसे पहली चीज देखो, अपना जो ज्ञान परंपरा गुरुकुल सिस्टम था, वहां पर संस्कृत में पढ़ाई होती थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बुद्धिज्म में पढ़ाने का मीडियम क्या था, तो पाली भाषा में ये पढ़ाया जाता था। किस भाषा में पढ़ाया जाता था, पाली भाषा में। फॉर्मेट क्या था पढ़ाने का तरीका, लेक्चर्स, डिबेट एंड डिस्कशन होता था। यहाँ पर भी वही सोक्राटिक मेथड जैसी चीजें थी, डायलॉग डिस्कशन होता था। इंटरेक्टिव मेथड्स थी, हेतु विद्या, ठीक है। हेतु विद्या का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब कि साइंस ऑफ लॉजिक, इंडक्टिव टीचिंग जिसको हम कहते हैं, है ना, लॉजिक सिखाए जाते थे इसमें, ठीक है। लॉजिक मतलब लॉजिक के थ्रू, कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू पढ़ाया जाता था, कारण और प्रभाव, ठीक है। लाइब्रेरीज थी, मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन था, मतलब जो कुछ भी उनका ज्ञान था वो कलेक्ट करते थे। यूनिवर्सलिज्म मतलब ओपन फॉर ऑल कास्ट, जैसे हमने बोला हर एक कास्ट का व्यक्ति यहाँ पर आकर के एडमिशन ले सकता था। वुमेन्स, ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि शुरुआती टाइम पर बुद्धिज्म में गर्ल्स को एजुकेशन में एंट्री नहीं मिलती थी। हर एक कास्ट के लोग पढ़ सकते थे, पर वुमेन्स की एंट्री नहीं थी। बाद में उन्हें एंट्री दी गई है, बहुत बाद में,
ठीक है, प्राइमरीली बुद्ध के समय पर तो ये अलाउड ही नहीं था, लेटर ऑन इट अलाउड। ठीक है, तो नन्स के फॉर्म में उन्हें एंट्री दी गई बाद में, शुरुआती तौर पर नहीं। अब बात करें एंशियंट यूनिवर्सिटीज कौन सी थी, सो तक्षशिला वर्ल्ड्स फर्स्ट मेडिसिन एंड मिलिट्री के लिए जो जानी जाती है। नालंदा 9 स्टोरी लाइब्रेरी थी जिसको रत्न सागर कहा जाता है। विक्रमशिला लॉजिक एंड थियोलॉजिकल फोकसेस वहां रहते थे। वल्लभी, ठीक है, हिनयाना बुद्धिज्म सेंटर एंड ओदांतापुरी फेमस मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ फेमस जगह है, यूनिवर्सिटीज है जो कि बुद्धिज्म के टाइम पर थी, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक आएगा कि इसी यूनिट का है फेमस यूनिवर्सिटीज, तो हम उनको मैप्स पर पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी थी और उसकी खास बातें क्या थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं जल्दी से वैदिक और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, संस्कृत थी। बुद्धिस्ट में पाली थी। वैदिक एजुकेशन सिस्टम इंडिविजुअल था, यहाँ पर इंडिविजुअली कंट्रोल्ड था आप ये कह सकते हो, और यहाँ पर कलेक्टिव और संघ के द्वारा चलाया जाता था। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को क्या कहते थे, गुरुकुल कहते थे, जबकि वैदिक में गुरुकुल कहते थे। बुद्धिज्म में मठा या विहार कहा जाता था। दिखाई दे रहा है? ठीक है। कास्ट सिस्टम के बेसिस पर एंट्री थी, इसमें नो कास्ट सिस्टम। वहां पर सिर्फ इलाइट लोग एंट्री ले सकते थे। ये मासेस की मतलब आम लोगों की यूनिवर्सिटी थी। इनफॉर्मल एंट्री होती थी, हालांकि हम इनफॉर्मल तो नहीं कहेंगे, जब एंट्री हो रही है तो हम उसको क्या कहते थे, उपनयन संस्कार। याद रखना है इसको, उपनयन संस्कार, आधा संस्कार है ना। और यहाँ पर फॉर्मल सेरेमनी पबजा, ठीक है, पबजा याद रहेगा अब आपको। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मस्ट बी डेमोक्रेटिक, किसी जात समाज किसी हम कह लें कि लिंग से रिलेटेड नहीं है, सबके लिए ओपन है एजुकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, वर्नेकुलर लैंग्वेज, मातृभाषा को इंपॉर्टेंस दी गई बुद्धिज्म में। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, जो पढ़ाने का तरीका है उसमें डायलॉग्स हैं, है ना। डिसिप्लिन बहुत है बुद्धिज्म में, सो सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्यों, क्योंकि फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरह की बात हुई। डिस्कशन बेस्ड लर्निंग मेथड यहाँ पर यूज होती है, जो कि NEP 2020 में भी बहुत फोकस दे करके बात कही गई है। जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, पबजा जब एंट्री होती है स्कूल में, ओके, एट द एज ऑफ 8। उपसंपदा जब एग्जिट हो जाता है स्कूल से एट द एज ऑफ 20, 12 साल की पढ़ाई। त्रिपिटिका की टेक्स्ट है इनका, पाली लैंग्वेज में सारा इंस्ट्रक्शन है। संघ जो है एजुकेशनल अथॉरिटी है, और की सेंटर कौन सा था इनका, नालंदा था। कौन सा था, नालंदा था। ओके, सो आई होप कि बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं और जो हमने डिस्कस किए हैं वही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि बुद्धिज्म अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।